Welcome my channel Grab UPSC. Welcome my channel. Invest your brain, time, talent and treasure in achieving your vision by Grab UPSC. Invest. हेलो वेलकम टू ग्रैब यूपीएससी। तो फिर आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवीजन करेंगे और 2021 से लेंगे और बाकी के जितने हम कर सकते हैं उतने भी लेंगे और लास्ट में मैं 2022 का लास्ट में करवा दूँगी अलग से। अभी हम सिर्फ 2021 से लेके 2020, 2019, 18, 17, 16, 15 मतलब 10 ईयर्स के करेंगे और सबसे पहले हम इसमें करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंधव सभ्यता से है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गुजरात नहीं होगा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मांडा, देखो एक मांडी है एक मांडा है। जो मांडी है ये हमारा यूपी में है, एक मांडा है जो कि वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ से क्या क्या मिला है। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्थल पर कोई भी टकसाल या ग्रह रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तीर्थकर के नाम दिए या निर्वाण के नाम दिए, निवाड़। ठीक है, पहला है ऋषभनाथ, उसके आगे लिखा हुआ है अष्टापद। वासुपुज, इसके आगे लिखा संवेद शिखर। नौमीनाथ, उसके आगे लिखा हुआ है उज्जयंत्र। और डी है महावीर और पावापुरी। तो आप बताइए इसका क्या सा जो है जो सुमेलित है? इसका ऑप्शन होगा बी वासुपुज, इसका है संवेद शिखर। तो ऋषभनाथ जो है, जैसे मैं आपको बता दूं तो ऋषभनाथ जो है अष्टपाद के हैं, जैसे कि ऋषभनाथ का दिया है बी सुमेलित है। ये वाला जो नहीं है, मतलब ये क्रॉस है क्योंकि ये पूछा गया नहीं, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। तो इसे हम बता देते क्या, ये जो ऋषभनाथ है वो अष्टपाद के हैं। वासुपूज्य जो हैं वो चंपापुरी के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? चंपापुरी। ठीक है, इसके नहीं है। ठीक, और नेमिनाथ है उज्जयंत के हैं। ये सही है, इसके हिसाब में बिल्कुल सही था। महावीर जो है वो पावापुरी के हैं। तो संवेद शिखर जैन धर्मावलियों के प्रमुख तीर्थ स्थान है। तो ये संवेद शिखर है, ये किसका है? ये जैन धर्मावलियों का। ठीक है, तो उनका है और ये झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यह सिद्ध क्षेत्र की कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 800 से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में दिया है, मतलब पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन बिटवीन 800 CE टू 1200 CE। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन हम आ जाते हैं हिंदी, हिंदी के में। ठीक है, पहला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ठीक है, और ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 2 ओनली, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2, मतलब ना तो एक ना ही 2। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है बी, मतलब दोनों है। तो इसमें मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई थी और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाया था। ठीक है, और सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था। प्राकृतिक भाषा थी प्राकृत। सातवाहन राजा हाल के प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। सातवाहन ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहित किया है। ठीक, मतलब प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ शासक के नाम दिए, यहाँ स्टेट का नाम दिया। तो राणा हमीर मेवाड़, ऑप्शन बी है राणा चुंडा मारवाड़,
और सी मलिक राजा फारूकी खानदेश, डी मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। ठीक है, पढ़ लिया तो ऑप्शन देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया नहीं वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें लिखा है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो थे वो मालवा के नहीं थे। ठीक है, मलिक राजा फरूकी जो खानदेश की भी सही था, राणा चुंडा मारवाड़ के थे, राणा हमीर मेवाड़ के थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये कहाँ कर थे, इनका क्या, और ये जो थे मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये थे जौनपुर के थे। ठीक है, कहाँ के थे, यहाँ पे डाल देती हूँ, मालवा के नहीं थे, ये जौनपुर के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चुनिए। यहाँ पर ग्रंथ के नाम दे रखे, यहाँ रचयिता के नाम दे। तो ऑप्शन ए में देगा रागमाला सोमनाथ, और बी में देगा रस कौमुदी वेंकट रमन, और सी दे रखा है राग विबोध पुंडरीक विट्ठल, और चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ। तो इसके ऑप्शन में क्या जो है वो सुमेलित करें हम ऑप्शन। तो हम बता दें कि जैसे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो रागमाला है ना, पुंडरीक विट्ठल ने की है, तो रागमाला यहाँ से जाएगी और ये गए तीसरे से। ठीक है, ये कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद रस कौमुदी ने श्रीकंठ, इन्होंने श्रीकंठ की थी। ठीक है, रचयिता है श्रीकंठ के, रचयिता कौन, और सॉरी रस कौमुदी के रचयिता श्रीकंठ है, और राग विबोध में सोमनाथ है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका कौन है, वेंकट रमन है। ठीक है, ये है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये 2020 में जो क्वेश्चन आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से वो है। तो सैंधव सभ्यताओं का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ए मधुस्वरूप वत्स, बी HD संकालिया, सी VS वांकाकर, VN मिश्रा। मुझे लगता है CS के वांकाकर थे। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकाकर भारत के प्रमुख पुरातत्वविद हैं। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शैल चित्रों का अन्वेषण किया था, उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। ये हड़प्पा के पुरास्थल है और आज क्षेत्र भारत के हैं। तो बालू के सामने उत्तर प्रदेश दिया, मांडा के सामने जम्मू कश्मीर दिया, और पाडरी के सामने हरियाणा दिया, हुलासा के सामने गुजरात दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि मांडा जो था जम्मू कश्मीर का स्थल है, क्योंकि मांडा है वो जम्मू कश्मीर का, मांडी जो था वो उत्तर प्रदेश का था, और हरियाणा में बालू जो है वो हरियाणा का हो जाएगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। हुलास आई थिंक उत्तर प्रदेश का है, और पाडरी गुजरात का है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका जैसे कि मान लो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, क्योंकि डी में दिखाया बालू जो है वो हरियाणा का है। बालू मैंने बिल्कुल सही लगाया था, बालू हरियाणा का। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। और सी पाडरी गुजरात का था, बिल्कुल राइट था। और हुलास जो था वो हरियाणा का था, नहीं सॉरी हुलास जो था वो हमारा यूपी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखा दूँगी। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 लिस्ट दी गई, सूची 2 की लिस्ट दी गई। इसमें क्या है, सभ्यताओं और यहाँ पे जो दे रखी हैं वो मतलब जगहों के नाम दे, मतलब क्या क्या नगरीय थे, कौन सी क्या चीज़ फेमस थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के सामने दिया है चारागाह, उत्तर वैदिक समाज के सामने जमींदार, और ऋग्वैदिक समाज के सामने कृषक, और मध्यकाल के सामने नगरीय। तो आपको ये तो पता था सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय थी, तो ए का 4 तो इसमें होगा ही। ऑप्शन देखो, मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ, दिए गए तो देखो ए का 4 तो होगा ही। 4 कहाँ पे, इसमें और इसमें दे रखा है, बाकी के ऑप्शन तो ये जाएंगे कट। ठीक है, फिर हम देखें उत्तर वैदिक काल, आपको अगर याद हो तो उत्तर वैदिक काल क्या था, मतलब मैंने तो ये तो इसका तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आप उत्तर वैदिक काल लगा दो और ऋग्वैदिक काल। तो आपको ये पता है कि सिविलाइजेशन के बाद ही जो कृषक वगैरह आए थे तब आए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे जो कृषक थे ना वो उत्तर वैदिक काल के लोग थे। ठीक है,
और ऋग्वैदिक समाज के लोग थे वो चारागाह थे, चारागाह। और मध्यकाल के जो थे वो ज़मींदार थे। मध्यकाल में तो ज़मींदार आई, आपको पता है ज़मींदारी प्रथा वगैरह सब कहाँ स्टार्ट हुई थी, मुगल काल, मध्यकाल वगैरह में। तो ऑप्शन इस हिसाब से आप टैकल करोगे तो ऑप्शन राइट होगा। वैसे ऑप्शन इसका डी है, डी इज़ करेक्ट। दिस वन इज़ राइट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध और जैन भागवत शैव धर्म से है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिएगा। ये जनपदों के नाम है, यहाँ की राजधानी मत्स्य मथुरा, बी के सामने कुरु पोतान, और सूरसेन नागर, और अश्वमग इंद्रप्रस्थ। विराटनगर जो थी, विराटनगर राजधानी जो थी, मतलब विराटनगर, कुरु, सूरसेन, अश्वमेध। और ऑप्शन पढ़िए, इसका बताइएगा कौन सा राइट है। हाँ, मुझे जैसे कि मत्स्य जो था वो विराटनगर है, ठीक है। और कुरु का हो जाएगा हमारा, 4th का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु। ओके, और शूरसेन हमारे हो जाएंगे मथुरा के। बचा क्या हमारा एक ऑप्शन जो है पोतन, वो हो जाएगा अश्वमग। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो हम देखेंगे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ेगा क्योंकि मैंने ऑप्शन छुपा लिया, दिख रहा था तो ऑप्शन छुपा लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मौर्य काल से है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने पुराणों में क्या लिखा, श्री पर्वतीय कहा है? ऑप्शन ए वाकाटक, और ऑप्शन बी इक्ष्वाकु, सी शक, और डी खारवेल। तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा बताइए ज़रा। इसका ऑप्शन होगा वी इक्ष्वाकु। क्यों होगा, अब आपको आंसर देख लेते हैं क्यों होगा। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इस वंश के शासक महालतवार की उपाधि धारण की थी, महातलवार की। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत कहा गया था। इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णगुट्टू क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के समान थे। इक्ष्वाकु शासक अपने अयोध्या के शासकों के वंशज कहते थे। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु शासन ब्राह्मण धर्म जमाई थे, किंतु इनकी रानियां का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ये मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लो कि कौन कौन चीज़ें आई थी। आंसर तो सभी को पता होंगे, बट ये एक रिवीजन वीडियो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप उस जो चीज़ आपको नहीं आती वो आप रिवाइज़ कर लो, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ए माप और तौल से, बी प्रशासन प्रबंधन से, सी मार्ग निर्माण से, डी राज्य प्रबंधन से। तो इसमें लिखा है कि मौर्य में एग्रोनोमी, एक तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो इसका होगा सी। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमी कहा था। यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। माप तौल के अधिकारी को पौतवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को सहमतकर्ता कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कथन और कारण क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक को कथन ए और तथा दूसरे को कथन आर कहा गया, तो ठीक है। इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कथन एक है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी थी। आर कह रहा है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवार पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। और नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही चुनो, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको कथन और कारण में एक चीज़ बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर जितने क्वेश्चन कथन और कारण के यूपी बीसीएस में देखे, ज़्यादातर मोस्टली ऑप्शन ए ही करेक्ट होता है। मतलब मैं 90% नहीं कहूँगी, 85% कहूँगी, 90% मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है।
मतलब कोई डिफरेंट सिचुएशन में है तो ऑप्शन अदर करेक्ट होता है। मोस्टली अगर कथनों का का ऑप्शन दिया है तो यूपीपीसीएस के एग्जाम में मैंने जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर लगा उसमें एक चीज़ पता चली है कि मोस्टली ऑप्शन ए ही करेक्ट होता है। आपको एक चीज़ और एक ट्रिक और बता देती हूँ इसमें। एक ट्रिक ये है, जैसे कि आपको ट्रिक में, जैसे कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं। जैसे स्त्रीलिंग होता है ना और पुल्लिंग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग जब पुल्लिंग पढ़ते हैं तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, पानी है, ठीक है, पानी हमने पढ़ा। पानी को अगर हम इसको बताना है कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे बताओगे, तो हमने इसके आगे कि ना एक वर्ड सोच रखा है अच्छा, ठीक है, इसको इसके आगे लगा देंगे और सेंटेंस बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हम कह रहे पानी अच्छा है, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या बना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पानी अच्छा है, ठीक है। ये हमारा एक पुल्लिंग वाले बना दिया। एक हम बनाएंगे, एक स्त्रीलिंग बना देंगे, पानी अच्छी है। तो आप खुद देखिए कि आपको पढ़ने के सेंस में कौन सा आ रहा है। आपको पढ़ने पानी अच्छा सेंस आ रहा है या अच्छी आ रहा है। आपको लग रहा है पानी अच्छी कैसे होता है, पानी तो अच्छा होता है ना। तो जैसे ही तो आपको पता चल गया कि ये पुल्लिंग हो गया, तो वैसे ही इसकी एक ट्रिक है इसी तौर पर। और दोनों ट्रिक में जैसे जब हम पहला कारण पढ़ेंगे, कारण जो भी, जैसे हमें चोलों के विषय में से किसने दे रखा था, ये दे रखा था हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। क्योंकि इसमें एक वर्ड डालना होगा क्योंकि लगा के आपको सेंटेंस का सेंस आ जाएगा। क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख का उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनसे उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण मिले। सेंटेंस मिल रहा है, ये हमने जो वर्ड जोड़ा क्यों सीखे थे, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट आंसर है। देखो, और नहीं मानते तो देखो, ये दे रखा है। तो इसमें दे रखा है ना, क्या बोल रखा है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख, जिसमें क्रमशः 4 भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास के अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों के दीवार पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं और मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करते हैं। देखा, ऑप्शन यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये 2019 के क्वेश्चन है जो कि 2019 के पेपर में आए थे एंशिएंट हिस्ट्री के। तो पढ़ते हैं, जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय भारत का शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ था और मध्य युग में इस संप्रदाय ने बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ था। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य हैं। 13वीं शताब्दी के हठ योग में पुस्तक अमृत कुंड का अरबी फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसकी सूफी मत पर स्थायी प्रभाव पड़ा था। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा था कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है और वहदत उल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। अब्दुल कुसुद गंगोही चिश्ती पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव था। उनके ग्रंथ रुसदनामा में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भ में उनकी तुलना परम सत्ता से की थी और सैयद मुर्तज़ा ने योग पद्धतियों के साथ साथ अबू अली कलंदर या साधना से समानता करते हुए योग कलंदर की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 800 से 1200 ईस्वी तक राजनीतिक सामाजिक स्थिति है। तो क्या देखेंगे इसमें, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन में लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी, इसमें राजवंश एक साइड राजधानी है, ठीक है। तो ए में दे रखा है पल्लव के सामने वारंगल दे रखा है, वारंगल। बी के साथ पांड का कांची दे रखा है। सी के साथ यादव मधुरा दे रखा है और डी के सामने काकतीय देवगिरी दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि पल्लव जो थे वो कांची से थे और पांड्य मथुरा के थे, यादव देवगिरी। तो आपने सुना होगा देवगिरी के यादव, आपको कुछ ना याद हो तो आपको सिर्फ यही पता ना देवगिरी के यादव है। तो सी का चौथा है, तो सी का देखो यहाँ 4th लगा है, यहाँ 4th लगा है, 2 तो ऑप्शन यूँ कट हो गए, ठीक है। जब सी का 4 हो गया तो ये तो निकल ही जाएगा। अब बचा काकतीय। आपको पता होगा पांड जो थे
वो मदुरई के, देखा मदुरई के पांड लोग और या देवगिरी के यादव, ऐसा सुना सुना सा होगा। तो फिर ये निकल के फिर आंसर आपका ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। 3 क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ और खजुराहो के रूप में जाना जाता है? ए मंडकेश्वर का, सॉरी ऑप्शन आपको दिख गया होगा तो शायद आप बता भी दोगे। ए मार्कंडेश्वर का, बी कैलाश का, सी मनुदेवी का और डी भीमा शंकर का। तो ए जो हमारा होगा मार्कंडेश्वर का है। मार्कंडेश्वर मंदिर विदर्भ खजुराहो यानी मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली, महाराष्ट्र की जो एक जगह है गढ़चिरौली में वेदगंगा नदी के किनारे 9 से 12 शताब्दी मध्य निर्मित मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिनमें से 18 अब खंडर हो चुके हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2017 में इन मंदिर को जीर्णोद्धार किया गया है। जीर्णोद्धार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये जो सेट है वो 2018 में जो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है वो है। तो प्रागैतिहासिक काल से निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे से, बी बोरी से, सी बागौर से, डी लखनिया से। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, आपको पता है बागौर से प्रमाण। बागौर जो कि राजस्थान में, आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में, ठीक है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। बागौर जो है राजस्थान में, आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो इन्होंने ऑप्शन में यहाँ पे बागौर दे रखा था। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश आदमगढ़ दिया होता तो आदमगढ़ हो जाता, क्योंकि ये प्रदेश में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक भी कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिला है। सरायनह और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कालीबंगा, लोथल, ये आलमगीरपुर, हुलास। तो नीचे दिए गए कूटों का इसमें लिखा है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। मैंने जैसे आपको बताया था कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान से और लोथल है वो गुजरात से है। तो हुलास मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन जो कराया था, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको अगर पता होगा जैसे 18 में आया वो अभी मैंने 20 वाले पेपर में भी कराया था, हुलास नाम दे रखा था। तो हुलास उत्तर प्रदेश है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3rd and 4th है ना, 3rd and 4th ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्योंकि मैं आप बता दूँ में जो दिए गए 2 केंद्र हैं आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में थे, जबकि लोथल गुजरात में बता दिया आपको अहमदाबाद ज़िले में। कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर ज़िले में। गंगानगर ज़िले से आपको याद आएगा गंगानगर ज़िले में कौन रहते हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, रवि शाह, वो भी गंगानगर ज़िले से बिलोंग करते थे। आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। हुलास या उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से है। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? ए वाजसनेयी, बी मैत्रायणी, सी तैत्तिरीय और डी कांटक। कांटक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शुल्क यजुर्वेद संहिता है तो वाजसनेयी है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबद्ध अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अशांता गद्य एवं पद दोनों में लिखा जाता है। 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित और अर्धवर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुल्क और यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद है। शुल्क यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता पे भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कड़ और मध्य दिन है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं कांटक संहिता और कपिलवस्तु संहिता, मैत्रेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मौर्य से और मौर्योत्तर काल से है। तो हाथी गुफा का अभिलेख के शासक के विषय में जानकारी देता है। ए खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो ऑप्शन ए खारवेल। कलिंग शासन खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा के राज्य भुवनेश्वर 4 से 5 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। जैसे कि इसमें भी एक सूची दी जाएगी। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से है क्वेश्चन ये। और दक्षिण भारत के ये समुद्र मतलब है, ये समकालीन नरेश है और उन्हीं के राज्य है। तो समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए धनंजय जो कि अवमुक्त लिखा हुआ, बी नीलराज कांची, उग्रसेन कुस्तुलपुर, विष्णुगोपा परक्का। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो धनंजय जो है वो यहाँ से देखो, धनंजय जो है वो कुस्तुलपुर से है, ठीक है। और उग्रसेन जो है वो पलक्का से है, पलक्का उग्रसेन।
और विष्णुगोप्पा जो है, विष्णुगोप्पा कांची से है। बचा हमारा कौन सा, नीलराज, वो अवमुक्त से है, अवमुक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष मित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ए सारनाथ के लेख से, बी बेसलगढ़ से, सी अयोध्या से और डी हाथी गुफा से। तो ऑप्शन सी होगा अयोध्या लेख से, क्योंकि पीयूष मित्र शुंग 185 से 49 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पीयूष मित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा कथन और कारण से, लेकिन ये 800 ईस्वी भारत से राजनीतिक सामाजिक स्थिति को बताता है, हमारी पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन को बिटवीन के बारे में। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। नीचे दिए गए कथन, जिनमें एक कथन ए और तथा दूसरा 2 को कहा गया। तो ऑप्शन कथन ए को हम पढ़ लेते हैं। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। आर उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो लिखो, मैं ऐसे जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुई क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ऑब्वियसली राइट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने ऑप्शन देखो, ए इज़ ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू हैं। ए और आर की व्याख्या करते हैं, मतलब आर ए की व्याख्या करता है, लेकिन बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन इसका ए ही राइट है। और मैं पढ़कर भी सुना देती हूँ आपको। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, देखो लिखा ना, एकता का अभाव। ठीक है, तो आपको पता होगा, इसमें आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। पहला है बृहदीश्वर मंदिर, सेकंड ऑप्शन है गंगेकोंड चोलापुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पगोड़ा। तो इसको अगर हम क्वेश्चन कोड्स क्या है, ए बी सी डी ये दे रखा है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले जो हुआ था ना सप्तगोड़ा जो था ना, सप्तगोंडा, मैं अब जैसे कि यहाँ को आपको दिखा देती हूँ। देखो, प्रश्न में मंदिरों का कालक्रम दिया गया। जो सप्त पैगोड़ा नंबर है वो मामल शैली है, नरसिंह वर्मन ने किया था। 640 से 74 के बीच में प्रथम मंदिर था। महाबलीपुरम था 674 से 800 तक था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तटीय मंदिर था बृहदीश्वर मंदिर 1004 से 1009 चोल ने करवाया था। गंगेकोंड चोलपुरम 1012 से 14 राजेंद्र चोल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? ए श्रेडी, बी नगरम नानादेशी और डी मणिग्राम। तो सी और डी दोनों ही ऑप्शन हैं आयोग के अनुसार। सी होने, क्योंकि दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाओं को संबंध में अभिलेख नानादेशी और मणिग्रामन दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तर लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को सी और डी दोनों बताया, तो मतलब विकल्प। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर